चल आपको समझ आ गया होगा। आज हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि ये कंपनी है तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन है ये कैसे होगा, तो ये सेम एज अदर कंपनी होगा, सेम एज अदर कंपनी होगा। आपको मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सिखाया, राइट? तो जैसे दूसरी कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती है वैसे ही होगा। बस इसके ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, इसके ऑब्जेक्ट में लिखा होगा कि इनका काम क्या होगा, लेंडिंग करना। क्या लेंडिंग करना? लोन देना। या फिर क्या काम कर सकते हैं, ये हायर परचेज का काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं शेयर या स्टॉक में। तो बनाओगे नॉर्मल कंपनी जैसे बनाते हो, रन फॉर्म भरना है, यहाँ पे भी स्पाइस प्लस भरना है, बस ऑब्जेक्टिव ये सब रहेंगे। दूसरी चीज इनके लिए जो जरूरी है बेटा वो है रजिस्ट्रेशन होना। जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाए तो इनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक बात है। तो पहले तो बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। तो हम यहाँ से देखो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। द प्रोसीजर कैसा है, तो सेम वैसे ही है जैसे नॉर्मल कंपनियां बनती हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, रन फॉर्म भरना होता है और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है बताना होता है। एक शर्त यहाँ पे रखी गई है कि जब कभी भी आप एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करोगे तो यहाँ पर जो नेट ओन्ड फंड है, मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। आप और साधारण भाषा में बोलो तो ऑथराइज कैपिटल कम से कम कितना होना चाहिए, 2 करोड़ का होना चाहिए, ठीक बात है। आगे अब इनकॉर्पोरेशन मान लो हो गया, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको क्या करना है, अपनी एनबीएफसी को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड कराना है। तो रजिस्ट्रेशन के पहले आपको कुछ बातें इंश्योर करनी होगी। नंबर वन, आपकी एनबीएफसी में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो सीनियर बैंकर रह चुका है या जिसको बैंकिंग बिजनेस का जबरदस्त नॉलेज है। दूसरा, आपकी कंपनी का क्लीन सिविल रिकॉर्ड है। क्लीन सिविल रिकॉर्ड का मतलब बेसिकली होता है कि कोई लोन डिफॉल्टर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, CBIL नहीं होना चाहिए, CIBIL होना चाहिए। अब ये कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर्स का भी मांग रहा है कि जो यहाँ पे डायरेक्टर बनना है उनका भी जो सिविल रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब ये जो डायरेक्टर्स है डिफॉल्टर ना रहे हो कभी। तीसरी चीज, उनको फाइनेंस बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। फिर पढ़ देते हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको आरबीआई के रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एनबीएफसी को कुछ बातें इंश्योर करनी होगी। एक डायरेक्टर ऐसा होगा बेसिकली जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा या सीनियर बैंकर रह चुका है, उसका क्लीन सिविल रिकॉर्ड होगा। और तीसरी बात, एनबीएफसी या फाइनेंस बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक। कभी भी एनबीएफसी के लिए मेन जो शर्तें हैं वो दो होती हैं। सबसे पहला, आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। दूसरा, उनका नेट ओन फंड 2 करोड़ होना चाहिए, जो आपने ऊपर पढ़ दिया है, ठीक। कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन है, कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन है, मतलब इन्हें आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस किस कंपनी को, तो अगर कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो सेबी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि सेबी में रजिस्टर्ड है, या कोई मर्चेंट बैंकिंग फर्म है। मर्चेंट बैंकिंग फर्म मतलब उन एजेंसीज को बोलते हैं जो कंपनीज को फंड अरेंज करके देती है। या वेंचर कैपिटल फंड है जो न्यू या रिस्की बिजनेस में पैसा लगाता है, तो ये सब सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्योंकि सेबी के पास रजिस्टर्ड है तो आरबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। सेम वैसे ही अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन आईआरडीए में है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। तो क्योंकि आईआरडीए में रजिस्टर्ड है तो सेबी से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कोई निजी कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। कोई चिट फंड कंपनी है तो चिट फंड एक्ट में रजिस्टर्ड है वो। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो नेशनल हाउसिंग बैंक में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको रेगुलेट नेशनल हाउसिंग बैंक नाम की अथॉरिटी करती है। और वैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो सेबी कैसे रजिस्ट्रेशन है, तो ये सब भी फाइनेंशियल वर्क करते हैं। बट क्योंकि ये अलग अलग एक्ट या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये आरबीआई में रजिस्टर्ड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है। अब प्रोसीजर पे आते हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास करा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन कराओ। आप क्या करो, फिजिकल रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके लिए आपको आरबीआई के रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। पर बात ये कि आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होगा सेबी की वेबसाइट पे, जिसका नाम है cosmos.rbi.org.in, ठीक है। अब क्या होगा, आप जब इस लिंक पे जाएंगे तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्लिक ऑप्शन आएगा। आपको क्लिक ऑप्शन पे क्लिक दबाना है बटन, तो एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है, जो एक्सेल शीट फॉर्म में होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा कि कंपनी की फुल डिटेल डालने होंगे। देखो
स्टेप एकदम इजी है, या तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो तुम क्या करो, एक आरबीआई का लिंक है cosmos.rbi.org.in, उसमें जाना, क्लिक बटन दबाना, एक विंडो खुलेगा जिसमें एक्सेल एप्लीकेशन होता है, एक्सेल शीट बनी होती है, ठीक है, शीट को C8 भी बोला जाता है, आप इसको पूरा भर देना। अब जब ये फिल हो जाए तो आप क्या करो, हार्ड कॉपी भी जमा कर दो आरबीआई के पास और सॉफ्ट कॉपी भी जमा कर दो अलॉन्ग विद द फीस। जब आप फीस के साथ हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल पेपर और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही जमा कर दोगे तो फिर क्या होगा, आरबीआई आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, बीच बीच अपना स्टेटस भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाएगा आपका, ठीक है, आपके एमओए की कॉपी जाएगी, ठीक, एक बोर्ड रिजोल्यूशन जाएगा कि एनबीएफसी जो आपकी है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अलावा कोई और काम नहीं कर रही है, देखो यहाँ तक पढ़ना ये वाले पॉइंट तक, ठीक है, जैसे ये हो गया। देन आप कितना फिक्स डिपॉजिट दे रहे हो लोगों से, कितना पैसा आप लेने को तैयार हो, अगर कंपनी पहले से एग्जिस्टेंस में थी और अब वो कन्वर्ट हो रही है एनबीएफसी में, एनबीएफसी में कन्वर्ट हो रही है तो पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट P&L, ठीक है, ये लगेगी, ठीक, ये 5 पॉइंट पढ़ोगे बेटा, 6 वाला नहीं पढ़ना, इतना करोगे तो आपका ये कंसेप्ट खत्म होगा, तो इतना सब करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यहाँ पर जाके आपका कंसेप्ट खत्म हो जाता है पूरा एनबीएफसी का, इसको मैं चाहता हूँ आप बहुत परफेक्टली करो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट पेमेंट बैंक का है, ये रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, ठीक है। अभी तक हमारे देश में क्या होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम होता है वो बैंक्स के थ्रू होता है। बैंक्स नॉर्मली कैसे होते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक है या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अब जब से क्या नोटबंदी हुई थी, सरकार ने बोला कि एक नया कंसेप्ट भी निकाला जाए, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट, जहां पर कुछ कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज है, ठीक है, उनको ये अलाउ कर दिया जाए कि वो भी पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सके, पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आजकल वैलेट होते हैं, जैसे एयरटेल आपका सिम है तो देखना माई एयरटेल करके ऐप होगा, उसमें वैलेट की सुविधा है, मतलब आप एयरटेल से ही पेमेंट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर भी आजकल अपना वैलेट ऑफर करता है जिसके थ्रू वहां पर आप पैसा जमा कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इसका मैं आपको दूं पेटीएम, ठीक है, और इसका आपको एग्जांपल चाहिए एयरटेल हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, पेटीएम हो गया, फिर व्हाट्सएप पे भी अभी आ रहा है कि व्हाट्सएप भी यूपीआई देने वाला है, मतलब व्हाट्सएप का वॉलेट होगा जिससे आप पेमेंट कर सकोगे। तो पेमेंट बैंक बेसिकली उन कंपनीज को बोला जाता है जो अपनी दूसरी सर्विसेज के साथ आपको बैंकों की तरह ही पेमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये आजकल क्या है, छोटी छोटी ट्रेडिंग या व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा हो गया। और एग्जांपल गूगल का तो मेन काम दूसरा है, लेकिन वो आपको गूगल पे का भी तो ऑप्शन दे रही है ना, इससे आप क्या कर पा रहे हो, छोटी मोटी पेमेंट कर पा रहे हो। तो ये आरबीआई के द्वारा लाया गया एक न्यू मॉडल बैंक है, जहां पर बिजनेसेस जो होते हैं अपनी तरफ से भी आपको क्या कर सकते हैं, वॉलेट या पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर वॉलेट में पैसा जमा करना रिस्ट्रिक्टेड है, 1 लाख रुपए तक ही वॉलेट में जमा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे तुम पेटीएम के वॉलेट में पैसा जमा करने जाओगे ना, 1 लाख रुपए तक जमा कर पाओगे, ठीक है। आगे आप इससे करंट अकाउंट भी समझ सकते हो, सेविंग अकाउंट भी समझ सकते हो, और यहाँ आप जो भी है मनी ट्रांसफर का काम बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर ये याद रखना, ये पेमेंट बैंक कभी आपको लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। क्या ऑब्जेक्टिव है इन पेमेंट बैंक का, तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, खासकर स्मॉल बिजनेस के लिए, लो इनकम ग्रुप या माइग्रेंट लेबर जिनके पास अक्सर कैश नहीं होता है, वो ये सब पेटीएम वेटीएम का यूज करे तो ज्यादा बेटर, ठीक है। जब से पेमेंट बैंक आए हैं, आरबीआई जो है फाइनेंशियल सिस्टम में अपना पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आपको अगर पेमेंट बैंक में वॉलेट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा पेमेंट बैंक, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। तो सपोज करो जैसे मैं जियो हूँ, अब रिलायंस जियो को अपना पेमेंट बैंक बनाना है तो उसकी गाइडलाइन क्या किया गया है, आरबीआई ने निकाल दी है, ठीक है। गाइडलाइन पहली बार निकाली गई थी 27 नवंबर 2014 को, और ऑपरेटिंग गाइडलाइन निकाली गई 6 अक्टूबर 2016 को। ऑपरेटिंग गाइडलाइन मतलब ये कैसे वर्क करेगा,
तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको आरबीआई के पास फॉर्म नंबर 3 जमा करना है अगर आपको पेमेंट बैंक का लाइसेंस चाहिए तो। ठीक। अब आरबीआई आपको लाइसेंस क्या देगी, तो कुछ शर्तों पर आपको लाइसेंस दिया जाएगा। सबसे पहला, आपकी कंपनी की मिनिमम कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। और उसमें से भी जो ओरिजिनल प्रमोटर है आपकी कंपनी के, वो पहले 5 साल 40% तक अपना स्टेक रखेंगे। जैसे मेरी कंपनी का नाम एयरटेल है, अब मैं पेमेंट बैंक का वर्क करना चाहता हूँ, तो कम से कम इसकी कैपिटल कितनी हो, 100 करोड़ हो। ठीक है, एयरटेल वॉलेट का। और उसमें मैं जो प्रमोटर हूँ, रियल ओनर हूँ, उसमें मेरा 40 करोड़ रुपए लगा हुआ हो कम से कम। ऐसा इसलिए कि कुछ घपला हो तो मेरे को पकड़ा जा सके। ठीक। नेक्स्ट थिंग, इसमें फॉरेन की शेयर होल्डिंग भी अलाउ कर दी गई है। ठीक, 2 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं वोटिंग राइट का या शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा। पब्लिक शेयर होल्डर बनाना है तो 10% तक बना सकते हो आप, जिसको 26% तक रेज किया जा सकता है। तो आम जनता को भी इनमें शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। इन पेमेंट्स बैंक में जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, जिनको आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इन बैंकों का फुल नेटवर्क होगा, मतलब पूरे देश भर में फैले होंगे। एक कस्टमर्स अपने वॉलेट में कितना रुपए तक ले सकते हैं, 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये अपनी ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में भी खोलेंगे, इनके लिए कंपलसरी किया गया है। ठीक है। इनको पेमेंट बैंक टर्म यूज करना होगा, जैसे देखना लिखा रहता है एयरटेल पेमेंट बैंक। आरबीआई इनको लाइसेंस सेक्शन 22 के हिसाब से दे रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, और इनको पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये पेमेंट बैंक पूरा समझ आएगा। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्यों ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक से पैसा ले लेके ही काम कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका किसका हो गया, पेमेंट बैंक का। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एमएफआई का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। बेसिकली क्या होता है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लो इनकम ग्रुप, LIG जो होते हैं ना, गरीब लोग, उनको फाइनेंस ऑफर करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गृह फाइनेंस, जिसको होम नहीं मिल रहा है, होम लोन नहीं मिल रहा है, यहाँ से जाके ले लो। ठीक है। मुद्रा बैंक, छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसा देने के लिए बनाया गया है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो है जो उन लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो गरीब तबके से आते हैं और जिनको अक्सर बैंक जो है वो लोन देने से मना कर देता है। तो क्योंकि बैंकों से इनको लोन मिलता नहीं, तो कहीं से तो लोन लेने जाएंगे, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनको लोन देते हैं। ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहला, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू दोज इनकम ग्रुप एंड जो स्मॉल है। These people are in need of credit facility for several reasons. To name a few, their needs are small and arise suddenly. छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। The institutional provider of finance, namely the bank, demand collateral security which they cannot provide. ये गिरवी रख नहीं पाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी क्या अर्जेंट नीड होती है, जैसे घर में राशन नहीं है तो उसके लिए भी लोन चाहिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए चाहिए। तो बैंकों से नहीं मिल पाता ना, छोटी नीड है, गिरवी रखने के है नहीं, सडन नीड है, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पूरी कर देते हैं। ठीक है। आपको ये पहले ना सी पॉइंट तक ABC फर्स्ट पॉइंट का ध्यान होना चाहिए। ठीक। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में कैसे ग्रो हो रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो अक्सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म में चलती है। इसमें क्या होता है, पीपल्स जुड़ जाते हैं, जैसे आंटी लोग BC खेलते हैं ना। अब इसमें क्या होता है कि पैसा एक जगह गैदर होता है और हर महीने चिट खुलती है, जिसका चिट में नाम होता है उसको पैसा दे दिया जाता है, और बीच में भी जरूरत पड़े तो इसमें दे सकते हैं। तो अक्सर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको लार्ज सम ऑफ लोन नहीं मिलेगा, आपको स्मॉलर सम ऑफ लोन ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टर्म एंड कंडीशन बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। आपको पहले तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। फिर कुछ शॉर्टर कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले लोन का साइज स्मॉल होगा, रिपेमेंट पीरियड शॉर्ट होगा। ये अपने मेंबर से ही पैसा ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और बाहर से भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोन का पर्पस फ्लेक्सिबल है, किसी भी कारण से यहाँ पे लोन लिया जा सकता है। अक्सर यहाँ पे ग्रुप लोन्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो लोन देते हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने का मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत कम आती है। ठीक।
अब आपको जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना है तो अगेन दो काम, इस कंपनी के फॉर्म में इसको रजिस्टर्ड कर दो आप। ठीक है, अब तुम यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो जब आपको बहुत सारे लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन में जोड़ना हो, या तो प्राइवेट कंपनी बना सकते हो जैसे कुछ आंटीज है मिलकर बनाई है। आंटी वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर महिलाएं जो होती है लोकेलिटी की अपनी सेविंग्स को थोड़ा थोड़ा करके बीसी खेलती है, तो आप उसे चाहे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन लगेगा भैया किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन के बिना काम नहीं हो सकता, तो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन जैसे कराना है तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एमओए की कॉपी जमा करा दो। एक बोर्ड रिजोल्यूशन की आप लैंडिंग के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हो, आपने पब्लिक से और किसी पर्पस के लिए पैसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, आपका कहीं कुछ भी गिरवी नहीं है, कुछ भी लीन नहीं, लीन माने कुछ भी कब्जे पे या गिरवी नहीं है। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट P&L आपको जमा करनी होगी। डायरेक्टर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको बताना होगा। ठीक है, डायरेक्टरों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा कि इससे पहले वो बैंकिंग बिजनेस कभी करे हैं कि नहीं करे हैं। ये 7 पॉइंट करोगे तो चल जाएगा। 8वां मत करना, जब जब मैं बैंक का रिपोर्ट काट रहा हूँ तो उसका अपना एक रीजन है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप इतना करोगे तो आपको MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो गया। ठीक, अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खत्म होने के ARC आता है, लेकिन पहले आप ये माइक्रो फाइनेंस कर दो। जब अच्छे से आ जाएगा तो मेरे को बताना, तो फिर मैं आपको ARC बताऊंगा। तब तक इसको करो, चैप्टर बस खत्म होने को आ गया है, लेकिन पहले आप इसको कर दो। बताना आपको ये समझ आ गया है कि नहीं, फिर आगे बताता हूँ।